हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इसी संडे यानी कि 27 जुलाई को आपको आरजेएस का प्रीलिम्स एग्जाम देना है और आपकी परफॉर्मेंस को एक फाइनल टच देने के लिए और थोड़ा बूस्ट करने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और आरजेएस प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। ये आपका जैसे आरजेएस का पैटर्न आएगा आपका संडे को एग्जाम के अंदर, उसी के पैटर्न पे बेस्ड है। 100 क्वेश्चन होंगे और एक एक करके हम सारे के सारे इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड का टाइमर आपके पास रहेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है फटाफट। 30 सेकंड के अंदर उसका आंसर गैस करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की ट्राई करनी है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन फटाफट रीड करिए और मैं टाइमर आपका स्टार्ट कर रहा हूं। What are the legal consequences if an adoption is made in violation of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956? First option is the child will still inherit the property of both biological and adoptive parents. Second is it shall be void and won't create or destroy any rights. Third is the adoption is valid but subject to a fine. And last is it will result in legal action against the adoptive फैमिली। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। टाइम इज अप। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टाइमर में आपका फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन फटाफट पढ़िए और इसका आंसर बताइए। सोवरेनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द पीपल और द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सोवरेनिटी जो है वो किसको बिलोंग करती है? प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को, या द पीपल यानी कि वहाँ के लोगों को, प्रजा को, या फिर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बताइए टाइम इज अप, इसका क्या आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि द पीपल। चलिए मूविंग ऑन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। टाइमर मैंने 30 सेकंड का फिर से स्टार्ट कर दिया है। इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके अनुसार जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है वो किस चीज को रेफर करती है? पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक मैटर्स ओनली, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ओनली, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ओनली, या फिर बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। टाइम इज अप, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फटाफट रीड करिए, आपका टाइमर हो चुका है ये शुरू। What status does the subsequent wife of a widower or a bachelor have in relation to an earlier adoption? विडोअर होता है ऐसा एक मेल, ऐसा एक आदमी जिसकी वाइफ मर जाती है। जैसे अपन विडो कहते हैं, विधवा कहते हैं, तो विधवा का ही एक तरीके से अपोजिट जेंडर होता है विडोअर। मतलब ऐसा पुरुष, ऐसा मैन जिसकी वाइफ मर चुकी है। और बैचलर आप जानती हो जो अनमेरिड होता है। तो आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही ऑप्शन। She will be considered as a guardian, she will be considered the adoptive mother, she will not have any relationship with the adopted child, या फिर she will be considered a step mother। तो क्या हो इसका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि she will be considered a step mother। क्लियर। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइमर आपका शुरू हो गया है 30 सेकंड का। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रियम्बल एम्स टू। हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की प्रस्तावना है, उसके अंदर जो सोशलिस्ट वर्ड है दैट एम्स टू, फर्स्ट इज एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। नेक्स्ट इज एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या फिर एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। और टाइम इज अप, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ
लाइफ। चलिए मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। आंसर बताइए। रेसिड्यूअरी पावर्स आर वेस्टेड इन, जो रेसिड्यूअरी पावर्स होती हैं वो किस में वेस्ट करती हैं? एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, पार्लियामेंट में, या स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, बोथ? फटाफट इसका आंसर तो 10 सेकंड में आ जाना चाहिए आपका, बताइए। योर टाइम इज अप। करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वेस्ट करती है रेसिड्यूअरी पावर्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी छोटा सा सवाल है आपका, फटाफट पढ़िए। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आंसर बताइए मुझे। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ। ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल सीधा सीधा है। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, बताइए क्या डॉक्ट्रिन होगी यहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं इसमें से हम कई डॉक्ट्रिन्स, और इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ते हैं। बताइए इसका सही आंसर। पिथ एंड सब्सटेंस, इंप्लाइड पावर्स, एंसिलरी पावर्स, या कलरेबल लेजिस्लेशन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टाइमर आपका शुरू कर रहा हूं मैं 30 सेकंड्स का, जवाब दीजिए। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द टर्म हेयर इज डिफाइंड इन, जो एयर टर्म है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, एयर यानी कि वारिस जो होता है, वो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 या सेक्शन 3 सब सेक्शन एफ, या फिर सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 6? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 3 सब सेक्शन एफ। यहां पे आपकी एयर की डेफिनेशन दी हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। क्लियर? चलिए फटाफट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। टाइमर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकंड का, फटाफट पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द, जो इंडिया के अंदर स्टेट्स और टेरिटरीज होंगी वो स्पेसिफाई कहां करी हुई हैं? सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जितने भी शेड्यूल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको ध्यान रखने हैं, टोटल कितने शेड्यूल है और हर शेड्यूल के अंदर क्या चीज दे रखी है, किसके बारे में दे रखा है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए आसान है क्वेश्चन अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर में शुरू कर रहा हूं, फटाफट इसका जवाब मुझे बताइए। When can a state law on a subject in the concurrent list get precedence over a central law on the same subject? बताइए इसका आंसर। आपको पता है 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो उन्हीं लिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही ऑप्शन। योर टाइम इज अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इफ इट हैज रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट। अगर उस स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी है तो वो प्रिवेल करेगा। क्लियर? चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो आपका 15 सेकंड में ही आना चाहिए, 30 सेकंड आपको लेने नहीं है। फटाफट पढ़ो और बताओ। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स। जो 2005 का हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था वो किस दिन फोर्स में आया था? ये 4 आपको डेट दे रखी हैं, फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें टेक्निकल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए बताइए, 30 सेकंड तो लगने नहीं चाहिए इसमें, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। टाइम इज अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 सितंबर 2006 एक्ट
2005 का था, पर ये एनफोर्स हुआ था 9 सितंबर 2006। कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे तो आपके चारों ऑप्शन 2006 हैं, कई बार आपको 2005 देके कंफ्यूज करने की ट्राई करते हैं। सॉरी, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्ट 2005 का है बट एनफोर्स हुआ था 9 सितंबर 2006 को। क्लियर? चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है 30 सेकंड का। आंसर बताइए मुझे फटाफट क्या होगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मीन्स, बताइए प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, इस डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द प्रोमिसी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अलोन, या नन ऑफ द अबव। बताइए, टाइम पूरा होने वाला है, इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अलोन। बताइए कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड था ये सवाल आपका। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन, टाइमर मैंने शुरू कर दिया है 30 सेकंड का, पढ़िए और जवाब मुझे बताइए क्या होगा इसका सही। इफ अ चाइल्ड हैज वन हिंदू पेरेंट एंड इज रेज्ड विद इन the tribe, community, group or family of that parent, what will be the child's religion। या आपको हिंदू मैरिज एक्ट आप पढ़ोगे तो उसके स्टार्टिंग में हु इज़ अ हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन वगैरह जो स्टार्टिंग में पूरा दे रखा है, उसी के अंदर ये चीज़ आपको बता रखी है, बिल्कुल एक्ट के स्टार्टिंग में ही है। सो टाइम इज अप, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्रिश्चियनिटी होगा उसका रिलीजन, या रिलीजन ऑफ द अदर पेरेंट, हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म। बताइए क्या है आंसर इसका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुइज्म। क्लियर? चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइमर में शुरू कर रहा हूं, पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। A loan given to the son at the instance of his father who executed all the essential documents is enforceable against the father because, अब देखिए इसके अंदर, it has sufficient consideration, the consideration was provided by the father, it was done at the desire of the promisor, या फिर it was done at the request of the promisor। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने पहले भी आपको कई बार PYQ सॉल्व कराते हुए ये बताया कि आपको ध्यान रखना है, आरजेएस आपके साथ इस तरीके से बहुत खेलता है कि यहाँ पे आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया है करेक्ट, तो आपको बहुत ध्यान रखना है राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट का, वरना इसी बेसिस पे आपका सवाल गलत हो जाएगा आता जाता। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस इज करेक्ट या आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये चारों के चारों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हैं। क्लियर? चलिए फटाफट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, टाइम कम है, पेपर है हमारा बहुत जल्दी। पार्टीज बाय देयर कंसेंट, पार्टीज है वो अपनी कंसेंट से can confer jurisdiction on a court where there is none in the law, can oust the jurisdiction of the court where there is one in the law, can oust the jurisdiction of one of the courts when there are two courts having simultaneous jurisdiction in the law, या फिर all of the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर। CPC से रिलेटेड है आपका, jurisdiction of civil court से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्या होगा इसका सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका 15th का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटा सा सवाल है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, फटाफट पढ़िए जवाब दीजिए। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हीकल ओनर टू सेव द लेटर फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सीडेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। बताइए किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आपके स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा, अश्योरेंस होगा, बेलमेंट होगा या इंडेमनिटी होगा। फटाफट मुझे आंसर बताइए, टाइम पूरा होने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी और व्हीकल ओनर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होगा।
तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी छोटा सा सवाल है, टाइमर आपका शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। पढ़िए और उत्तर दीजिए। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट includes under contract of indemnity the losses caused by human conduct, losses caused by accident, losses caused by natural calamity या all of the above। बताइए सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिकॉल करने की ट्राई करिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर उसमें कौन कौन से लॉसेस इंक्लूड करे गए हैं, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और जवाब बताइए इसका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉसेस कॉज्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट। यहां पे लॉसेस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और लॉसेस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, फटाफट पढ़िए और मुझे जवाब बताइए क्या होगा इसका। एन एजेंसी शेल नॉट स्टैंड टर्मिनेटेड इन द बिलो मेंशन केस। बताइए किस केस के अंदर जो एजेंसी है वो टर्मिनेट नहीं मानी जाएगी, नहीं होगी। कब? इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या फिर जब एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या फिर डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ बोथ एजेंट एंड द प्रिंसिपल, या फिर डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ आइदर द एजेंट और द प्रिंसिपल। बताइए इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट। तो कोई भी एजेंसी है, इट शैल नॉट स्टैंड टर्मिनेटेड अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया है। समझ आई चीज आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। टाइमर मैंने आपको शुरू कर दिया है 30 सेकंड का। क्वेश्चन पढ़िए और इसका सही जवाब मुझे आप बताइए। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू। अभी 3-4 सवाल पहले भी अपना ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि हिंदू कौन होता है कौन नहीं होता, उससे रिलेटेड था थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन हिंदू नहीं है। A person who is a Buddhist by religion, a person who is a Parsi by religion, a person who is a convert to Hindu religion, या फिर a person who is a Sikh by religion। बताइए क्या होगा सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पारसी बाय रिलीजन। क्योंकि आपको पता है हिंदू की डेफिनेशन में बुद्धिस्ट, सिख और जैन को इंक्लूड किया गया है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट है हिंदू रिलीजन में उसको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन मुस्लिम, पारसी, जू, क्रिश्चियन इनको नहीं किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ पारसी बाय रिलीजन, अ पर्सन हु इज पारसी बाय रिलीजन। क्लियर, सही है। चलिए नेक्स्ट, टाइमर आपका फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर बताओ। छोटा सा है, 10 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा ये तो, 30 सेकंड की जरूरत ही नहीं है। द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री, देखो सीपीसी का स्टार्टिंग का पार्ट है बिल्कुल, और मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराते हुए आपको बोला भी था कि जो डिक्री है, डिक्री से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आरजेएस के बहुत खास रहे हैं हर बार से। मेंस में और प्री में दोनों में डिक्री से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है ये। तो बताइए असेंशियल एलिमेंट क्या होंगे डिक्री के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं आपके डिक्री के। मतलब देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट। क्लियर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन, टाइमर शुरू, जवाब बताइए। Which of the following is not a legal representative under section 2 subclause 11 of CPC। अब देखिए which of the following is not, ध्यान रखिए कहाँ नॉट है कहाँ नॉट नहीं है, कहाँ करेक्ट है कहाँ इनकरेक्ट है। बहुत अच्छे से पढ़ना है सवाल, वरना आता जाता क्वेश्चन गलत कर आओगे और आते जाते नंबर चले जाएंगे आपके, होता होता सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। ध्यान रखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स,
ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, हिंदू को पार्टनर या फिर रेसिड्यूरी लीगेटीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ये नहीं होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट छोटा सा क्वेश्चन है, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। टाइमर आपका शुरू हो गया है, जवाब मुझे बताइए। अ सुन्नी मुस्लिम परफॉर्म्स अ मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। एक कोई सुन्नी मुस्लिम है और उसने मैरिज परफॉर्म कर ली है इद्दत पीरियड के अंदर, जो फीमेल का जो इद्दत पीरियड होता है उसके अंदर मैरिज परफॉर्म कर ली है एक सुन्नी मुस्लिम ने, तो ये जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी, वैलिड होगी, इरेगुलर होगी या वॉइडेबल होगी? फटाफट मुझे आंसर बताइए इसका। योर टाइम इज अप। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मैरिज ना तो वॉइड है, ना वैलिड है, ना वॉइडेबल है, इसे कहा जाएगा एक इरेगुलर मैरिज। क्या कहा जाएगा? इरेगुलर मैरिज। जब एक सुन्नी मुस्लिम ने मैरिज कर ली है उस फीमेल के इद्दत पीरियड के दौरान, इद्दत पीरियड के अंदर। ठीक है, चलिए टाइमर शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। बहुत छोटा सा सवाल है, फटाफट पढ़ें और मुझे आंसर बताएं। हु डिलीवर्ड द डिसेंटिंग जजमेंट इन द ट्रिपल तलाक केस? बहुत आपका फेमस लैंडमार्क केस जजमेंट आया था, ट्रिपल तलाक केस, आप सबको पता है, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अंदर डिसेंटिंग जजमेंट कौन से जज ने डिलीवर किया था? ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस कहर सिंह, जस्टिस फाली एस नरिमन या फिर जस्टिस यू ललित? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था ट्रिपल तलाक केस के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। सिंपल सा सवाल, टाइमर शुरू, जवाब मुझे बता दीजिए। सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी डील्स विद, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा है, 10 सेकंड का सवाल है ये, बल्कि 5 सेकंड का, कि सीपीसी का सेक्शन 75 किस बारे में बात करता है? पावर टू इशू समन्स, पावर टू इशू कमीशंस, राइट टू अपील या इंटरप्लीडर सूट? बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। योर टाइम इज अप एंड करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर टू इशू कमीशंस। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर आपका मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट मुझे इसका जवाब बताइए। विच सेक्शन अंडर सीपीसी डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो बताता है एक तरीके से मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर आपके आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बारे में बता रखा है सीपीसी में? बताइए, ये सवाल नहीं आता तो खतरे की बात है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 89। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू। अभी अभी हमने सेक्शन 89 से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आपका आ गया है कि आपका जो सेक्शन नंबर 89 है वो सीपीसी में कब इंसर्ट हुआ था? 1993 में, 98 में, 99 में या 2000 में? बताइए फटाफट, आंसर क्या होगा इसका? Your time is up. The correct answer is option number C. सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी जो डील करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड से, जिसमें आपका आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, ये सब आते हैं। ये सेक्शन 89 इंसर्ट किया गया था सीपीसी में ईयर 1999 में, 1999 में। ध्यान रहेगा अब। आई होप अब अगर ये सवाल आ गया आपके पेपर में और ये वीडियो आपने देखा है, ये सवाल आपने देखा है, तो आप गलत नहीं करोगे बिल्कुल भी। चलिए
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड का। बताइए मुझे इसका आंसर। द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन लेड डाउन इन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड सवाल है आपका कि जो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, डिटरमाइन करने का जो मोड है ये कहाँ बताया गया है, कौन से सेक्शन में, प्रोविजन में बताया गया है? सेक्शन 5, 6, 9 या फिर 10? बताइए इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम इज अप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है। क्लियर? चलिए मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर मैंने आपका फिर से स्टार्ट कर दिया है। बताइए मुझे इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन फाइलिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट? सीपीसी से रिलेटेड सवाल है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट आपके कौन से ऑर्डर के कौन से रूल में दे रखा है सीपीसी के अंदर। और इस सवाल को फटाफट पढ़िए, इसका जवाब बताइए कि इनमें से क्या है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, कहीं सिर्फ रिक्वायर्ड दे देंगे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन फाइलिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, लेकिन यहां क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन फाइलिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। बार बार बता रहा हूं आपको, कॉन्शियसली ध्यान रखना कहाँ नॉट है, कहाँ नॉट नहीं है, कहाँ करेक्ट है, कहाँ इनकरेक्ट है। ऐसे बहुत आरजेएस की खासियत है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे आरजेएस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो बताइए क्या रिक्वायर नहीं है? न्यूमेरस पार्टीज का होना, सेम इंटरेस्ट का होना, लीव ऑफ कोर्ट का होना, या फिर रिटन परमिशन ऑफ दोज हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसकी जरूरत नहीं है, बाकी तीनों की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल, 10 सेकंड का सवाल है, फिर भी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। अ गार्निशी इज द जजमेंट डेटर, द जजमेंट डेटर्स डेटर, द जजमेंट डेटर्स क्रेडिटर, या नन ऑफ द अबव। गार्निशी कौन होता है? सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन सा प्रोविजन है कहां पे जो गार्निशी से रिलेटेड बात करता है। सीपीसी का प्रोविजन है, इतना मैं हिंट देता हूं आपको। अब कौन सा प्रोविजन है, क्या नंबर है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गार्निशी कौन होता है? गार्निशी जजमेंट डेटर का डेटर होता है। और जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री पास होती है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में पास होती है। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आना चाहिए आपको। टाइमर हो चुका है स्टार्ट। वेयर द एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड विद इन डैश ईयर्स ऑफ द डिक्री, issuance of the notice of the application for the execution of a decree to the judgment debtor is not necessary। बताइए टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल? क्या होगा इसका सही आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 years। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, फटाफट मुझे आंसर बताइए। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स। एनफोर्समेंट डेट पूछ रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम सोगा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कब एनफोर्स हुआ था? 1 अप्रैल 1930, 1 जुलाई 1930, 1 दिसंबर 1930 या फिर 31 जनवरी 1931? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जुलाई 1930 को एनफोर्स हुआ था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर? आई होप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए टाइमर स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब फटाफट बताओ। द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 shall not applied in which of the following। बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है सीआरपीसी के। जब सीआरपीसी खोलोगे और स्टार्टिंग में बिल्कुल आप देखोगे तो ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रखा है।
बिल्कुल स्टार्टिंग में सीआरपीसी के। बताइए इसका क्या आंसर होगा सही? द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ नागालैंड। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर आपका शुरू कर दिया है मैंने 30 सेकंड का। अ पर्सन फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू 1 year imprisonment and fine. What is the maximum term of imprisonment which can be awarded in default of payment of fine? तो बताइए अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन होता है तो जो मेन पनिशमेंट होती है उसका मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 1/4 तक। ध्यान आ रहा है आपको? तो थेफ्ट के अंदर पनिशमेंट कितनी होती है? 3 साल। 3 साल का मतलब कितने महीने? 12 3 36 और मैक्सिमम दी जा सकती है 1/4। तो 36 का 1/4 कितना होगा? 9। यानी कि थेफ्ट के केस के अंदर जो मैक्सिमम दी जा सकती है पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि उसका 1/4 जो बनेगा 9 months। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 9 months। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। फटाफट पढ़िए, टाइमर आपका हो चुका है शुरू। जवाब बताइए मुझे। अकॉर्डिंग टू द CRPC, every information relating to the commission of a cognizable offense shall be signed by। पहले तो ये बताइए कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? बताओ बताओ। FIR नहीं होती क्या ये? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेक्शन 154 CRPC। ध्यान आ रहा है? तो ऐसी इंफॉर्मेशन को यानी FIR को इट शेल बी साइंड बाय, किसके द्वारा वो साइन होनी ही चाहिए? द पर्सन गिविंग इट, जो एक तरीके से इंफॉर्मेंट है जो लिखवा रहा है FIR, या फिर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो उस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है, या फिर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ किसके द्वारा वो साइन होनी ही होनी चाहिए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द पर्सन गिविंग इट, जिसको हम इंफॉर्मेंट भी बोलते हैं। इंफॉर्मेंट भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है। जो भी बंदा FIR लॉन्च करवा रहा है, लिखवा रहा है ना, उसका साइन होना जरूरी है उस पर। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे आने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू हो चुका है। ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर चेक्स। बताइए। वैसे तो NI एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है, फॉल्स है, या पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स है, या नन ऑफ द अबव? दैट ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर चेक्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रू है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। दैट ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक्स। क्लियर है? चलिए जी अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, यहां आपके 30 सेकंड जस्टिफाई हो रहे हैं पूरे, अदरवाइज अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके लिए 30 सेकंड लगे जवाब देने में। दीजिए फटाफट पढ़ के आंसर इसका। ए इज सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, trial whereof can only be conducted before a court of sessions. A appears before the metropolitan magistrate and moves an application for recording of his statement under section 164 of CRPC and grant of pardon. Who has the power to grant pardon? सवाल समझ आया? ए सस्पेक्ट है कि उसने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है, जिसकी ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ही करता है, आपको पता है। और ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और एक एप्लीकेशन लगाता है कि मेरा 164 का बयान दर्ज करो, स्टेटमेंट दर्ज करो मेरा सेक्शन 164 CRPC के अंदर। आपको पता है ना सेक्शन 164 CRPC में स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों रिकॉर्ड करे जाते हैं, और साथ के साथ वो ग्रांट ऑफ पार्डन के लिए भी बोलता है। तो अब बताइए इस केस के अंदर किसके पास पावर है पार्डन ग्रांट करने की उस पर्सन को?
कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, बोथ ए एंड बी यानी कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों के पास, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कई लोग कोर्ट ऑफ सेशन कर आते हैं या ए एंड बी दोनों कर आते हैं, बट इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आंसर होगा। प्रोविजन अच्छे से पढ़िए, वहां क्लियरली दे रखा है आपको। ढंग से प्रोविजन की लाइंस पढ़ेंगे, अच्छे से कंसेंट मतलब एकदम फोकस के साथ ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। एक और सवाल आ गया है सेक्शन 164 सीआरपीसी से रिलेटेड, फटाफट देख लेते हैं, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड। मैंने अभी अभी बताया ना 164 के अंदर आपका कन्फेशनल और जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होते हैं दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं ना। तो बताइए, जो ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं जो 164 में रिकॉर्ड करे जाते हैं वो कब रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स, या फिर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज ड्यूरिंग इंक्वायरी बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, या फिर नन ऑफ द अबव। कोई भी सही नहीं है इसमें से। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। योर टाइम इज अप। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी या ट्रायल कमेंस होने के पहले पहले। ठीक है, आसान सवाल था, सबको आ गया होगा आपको। ये भी आसान है, आईटी एक्ट से रिलेटेड है। 30 सेकंड का टाइमर शुरू। जवाब मुझे बताइए। डिस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड अट्रैक्ट्स पीनल लायबिलिटी अंडर द आईटी एक्ट अप टू। अगर आप किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं उसका, तो जो पीनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी वो कितनी हो सकती है? 2 लाख फाइन और 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ, या फिर 3 लाख फाइन और 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ, या फिर 5 लाख फाइन और 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ, या फिर 2 लाख फाइन और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख फाइन और 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ। चलें जी आगे। ये भी आपका आईटी एक्ट से रिलेटेड सवाल है, पढ़िए फटाफट, जवाब बताइए। विच क्लस्टर ऑफ प्रोविजंस डील्स कॉम्प्रिहेंसिवली विद द साइबर पोर्नोग्राफी इन द आईटी एक्ट। इसमें से कौन कौन से एक तरीके से क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ सेक्शंस हैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हैं साइबर पोर्नोग्राफी इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? बताइए। 66, 66A, 66B, या 67, 67A, 67B, या 67, 67C, 67D, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको सेक्शन और उनके टाइटल याद हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छे से याद हैं, तो आप फट से बता दोगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 67, 67A एंड 67B। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब जाके थोड़ा सा। सेक्शन 313 सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा है, अच्छे से कर जाना। सेक्शन 313 और 315 सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है। 313, 315। तो 315 के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड। The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer questions or by giving false answers to them. The answers given by the accused may be taken into consideration and put in evidence for report against him in any other inquiry or trial for any other offense, या फिर all of the above। यानी सारे के सारे सही हैं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। So the correct answer to this question is option number डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी, विच टॉक्स अबाउट
एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये फिर से आपका आईटी एक्ट का सवाल आ गया है, टाइमर आपका शुरू कर दिया गया है, फटाफट बताइए आंसर। दैट द प्रोविजन एड्रेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर एनश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड प्रोविजन है वो आईटी एक्ट में कौन से सेक्शन में है? 67D, 67B, 67F या फिर 67C? बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 67B के अंदर आपके दे रखे हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी आईटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट। चलिए मूविंग ऑन, छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल कि जो आपका सेक्शन 2L है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब हमारी नई वाली सीआरपीसी है ना, तो उसका आपका जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन L है वो किस टर्म को डिफाइन करता है? इन्वेस्टिगेशन को, चार्ज को, इंक्वायरी को या फिर ऑफेंस को? बताइए मुझे फटाफट, एक झटके में आना चाहिए आंसर तो आपको। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42 इज ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन L ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और बताओ अब मुझे इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है? आना चाहिए इतना तो आपको। चलिए मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 43, टाइमर हो चुका है आपका शुरू। जवाब बताइए, 30 सेकंड दे रहा हूं फालतू में आपको, 10 सेकंड का सवाल है कि बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारी नई वाली सीआरपीसी है, उसके अंदर जो अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 या चैप्टर 4? बताओ इसका आंसर क्या है। अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड बीएनएसएस का कौन सा चैप्टर है आपका? योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 टॉक्स अबाउट अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीएनएसएस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए, टाइमर हो चुका है आपका शुरू। जवाब मुझे बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज follows the enactment of protection of women from the domestic violence act 2005? देखिए बहुत बढ़िया है, एक्ट के स्टार्टिंग में आपको जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वगैरह दे रखे होते हैं एक्ट के प्रोविजन स्टार्ट होने से पहले, वहां पे ये चीज दे रखी है कि आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है बेसिकली वो किस इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए इनेक्ट किया गया है। So your options are Vienna Accord of 1994, Beijing Declaration of 1995, Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, या फिर तीनों की तीनों, all of the above। वियना कहाँ की कैपिटल है पता है क्या आपको? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यूरोप के अंदर एक सुंदर सी छोटी सी कंट्री है। और बीजिंग तो आपको पता ही होगा कहाँ की कैपिटल है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो आपके कन्वेंशन और ट्रीटीज है, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि डीवी एक्ट इनेक्ट किया गया था। ध्यान रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। ये भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड सवाल है। 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से मुझे बताइए इसका सही उत्तर। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, विच अथॉरिटी शैल रिक्वेस्ट टू शेल्टर होम टू प्रोवाइड शेल्टर टू द अग्रीड पर्सन एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू द अग्रीड पर्सन। जो अग्रीड पर्सन है उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए या मेडिकल फैसिलिटीज उसको दी जाए, अग्रीड पर्सन को, बेसिकली विक्टिम को। ये कौन रिक्वेस्ट करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा, सर्विस प्रोवाइडर करेगा, ओनली ए नॉट बी, यानी सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं करेगा, या फिर आइदर ए और बी।
प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है या सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी। ये जो रिक्वेस्ट है कि अग्रीव पर्सन को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, एक सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए, ये जो रिक्वेस्ट है ये या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, आसान सवाल है, आप सबको आ गया होगा, पता है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉश एक्ट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। टाइमर शुरू कर रहा हूं, फटाफट बताओ। 15 सेकंड का सवाल है ये तो, कि आपका जो पॉश एक्ट है उसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी। पता है ना, डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है जब आपको असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, उसके बाद जब एनफोर्स होता है तो एनफोर्समेंट डेट अलग होती है। ध्यान रखना जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं उनका एक्ट नंबर, जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं आपके आरजेएस के सिलेबस में, खास कर की जो 3 नए आपके ऐड हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, और जो सिलेबस के अंदर माइनर एक्ट जो अभी नए आए हैं, सोगा वगैरह जो आए हैं आपके, और इसके अलावा भी जो आपके माइनर एक्ट्स हैं, उनकी 3 चीजें जरूर ध्यान रखना, और कुछ रखो नहीं रखो। पहली चीज डेट ऑफ असेंट, असेंट कब मिला प्रेसिडेंट का। दूसरी चीज एनफोर्समेंट डेट, एनफोर्स कब हुआ वो, और तीसरी चीज उसका एक्ट नंबर क्या है। 3 चीज जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कब मिली प्रेसिडेंट की असेंट पॉश एक्ट को। 9 दिसंबर 2013, 22 अप्रैल 2013, 24 जनवरी 2014 या फिर 1 जनवरी 2014। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 ऑफ अप्रैल 2013 को असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की पॉश एक्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका पॉश एक्ट से ही रिलेटेड है सवाल, इंपॉर्टेंट है ये एक्ट आपका। बताइए, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि पॉश एक्ट, विच सेक्शन डील्स विद ऑडिट एंड ग्रांट। कौन सा सेक्शन है, कौन सा प्रोविजन है जो पॉश एक्ट के अंदर ऑडिट और ग्रांट से डील करता है। सेक्शन 7, 8, 9 या 10। फटाफट बताइए मुझे। 15 सेकंड में जवाब देने वाला आंसर है। अगर आपको प्रोविजन और सेक्शन अच्छे से याद है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छे से याद है, कुछ टेक्निकल या कंसेप्चुअल तो है ही नहीं ऐसे सवालों में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन नंबर 8 के अंदर बताया गया है ऑडिट एंड ग्रांट के बारे में पॉश एक्ट के सेक्शन नंबर 8 में। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड है सवाल, कि जो एडवर्टाइजमेंट शब्द है, एडवर्टाइजमेंट जो टर्म है, वो आपके इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। 2A, 2B, 2C या 2D। सेक्शन 2 के सबसेक्शन A में या सबसेक्शन B में या सबसेक्शन C में या सबसेक्शन D में, कहां डिफाइंड है एडवर्टाइजमेंट बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए के अंदर आपके एडवर्टाइजमेंट टर्म डिफाइन कर रखी है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर। इजी था सवाल, बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत इजी है। अब आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट से रिलेटेड सवाल आया है कि आपका जो राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 है वो कब एनफोर्स हुआ था। एनफोर्समेंट डेट क्या है उसकी, कब लागू हुआ था, कब एनफोर्स हुआ था। बताओ राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। 3/3/1950, 1/7/1950, 31/3/1951 या फिर 1/4/1950, यानी कि 3 मार्च 1950, 1 जुलाई 1950 या फिर 31 मार्च 1951 या फिर 1 अप्रैल 1950। बताओ क्या है करेक्ट आंसर इसका। सो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/7/1950, 1 जुलाई 1950 को आपको राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एनफोर्स हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ फिर से आपके 30 सेकेंड अब जस्टिफाई हो रहे हैं, इसमें लगते हैं 30 सेकेंड।
बाकी अभी मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें तो 30 सेकंड कहीं लग ही नहीं रहे थे। चलिए बताइए इसका। A is accused of waging war against the government of India by taking part in an insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. A is not present at all of them, yet the occurrence of these facts is relevant because, बताइए। इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड सवाल है, ये आपका एक इलस्ट्रेशन है, एज इट इज वो दे रखी है आपको। तो ये जो आपको सिचुएशन बताई है कि ए जो अक्यूज है उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के एक तरीके से चार्जेस हैं कि उसने एक इंसर्शन के अंदर पार्ट लिया है जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, ट्रूप्स को अटैक किया गया है। तो ए हर जगह पे प्रेजेंट नहीं था, फिर भी ये सारे के सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोटिव फॉर द रेलेवेंट फैक्ट, या फिर वो प्रिपरेशन दिखाते हैं रेलेवेंट फैक्ट की, या फिर इफेक्ट दिखाते हैं रेलेवेंट फैक्ट का, या फिर दे फॉर्म पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, समझ आ रहा है? सारे सवाल आ रहे हैं आपको, मुझे पता है आसान आसान से ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है आपका, ये ध्यान रखना आपको। कश्मीरा सिंह का जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। किससे रिलेटेड है बताओ? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से, डाइंग डिक्लेरेशन से, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर से, या फिर कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड। बताओ, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये आपका, और ये लैंडमार्क जजमेंट आपका रिलेटेड है कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज से। याद रखना इसको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। टाइमर करते हैं आपका शुरू, जवाब दीजिए फटाफट 20 सेकंड में। पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो नया वाला IPC है आपका, उसके अंदर जो पनिशमेंट है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वो कहां दे रखी है बताओ? सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 या 189 सबसेक्शन 2, 189 सबसेक्शन 3 या 189 सबसेक्शन 4। अब देखो, ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना, चीज समझ आ रही है आपको क्या पूछा जा रहा है, और हो सकता है आपको ये भी आइडिया लग जाए कि यार ये 185 से लेके 190 के बीच में कहीं रेंज करता है, इतना भी आपको आइडिया लग जाए। लेकिन अब ये सवाल डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? कई बार क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना वो डिफिकल्ट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो डिफिकल्ट नहीं होता, बिल्कुल सीधा सिंपल देखते ही आ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वो उसको डिफिकल्ट बना देते हैं, या तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपको, तो आप आइडिया नहीं लगा पाते कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, तो आप आइडिया नहीं लगा पाते, ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाता है। और या फिर ऐसे सवाल होते हैं कि आपको पता है 185 से 190 के बीच है, या फिर आपको इतना पता है अच्छे से कि यार ये तो 189 के अंदर ही है, मुझे पता है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन होते कि 187, 188, 189 और 190, तो भी मैं सही कर था 189, इतना पता है मेरे को। लेकिन अब ऐसा सवाल दे दिया, इतने क्लोज ऑप्शन कि 189 पता है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, 189 पता है तेरे को, तो तू अब बता 189 का ये फर्स्ट सबसेक्शन है, सेकंड है, थर्ड या फोर्थ है, बहुत क्लोज ऑप्शंस। तो यहां आके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसको एकदम एक्यूरेटली अच्छे से याद है वो इसको सही कर जाएगा, जिसको धुंधला धुंधला याद है वो या तो तुक्का लगाएगा, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 189 का सबसेक्शन 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए जो पुराना आपका IPC था उसके अंदर ये था थोड़ा सा कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेक्शंस में दे रखी थी। BNS के अंदर अब क्या है, आपके एक ही सेक्शन के बहुत सारे सबसेक्शंस बना के दे दी गई ये चीज़ें, तो कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है वो, पर कोई बात नहीं, पेपर में पूछा जा रहा है, सब बच्चे कर रहे हैं, हमें भी करना है, सिलेक्शन चाहिए हमको, तो है कि नहीं? तो कैसे भी हो करना ही पड़ेगा, जहर भी है तो पीना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन डैश डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज
इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ध्यान आ रहा है? कंक्लूसिव प्रूफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। बताइए कितने दिन होंगे यहाँ पे? ये भी ऑप्शन क्लोज है लेकिन इसमें जनरली याद रह जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 280 डेज। ध्यान आ रहा है? इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन, याद रखिएगा इसको। मूविंग ऑन, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। टाइमर मैंने चालू कर दिया है, फटाफट पढ़ो और मुझे जवाब बताओ। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस बिफोर इट इज एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन। अकम्प्लिस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 133 के अंदर दे रखा है। अकम्प्लिस क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम, पता है ना आपको? तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अगर कोई भी अकम्प्लिस की टेस्टिमनी है तो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट उस टेस्टिमनी को एक्सेप्ट करो या उस पर एक्ट करो, उससे पहले इट मस्ट बी कोरोबोरेटेड फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ अनदर अकम्प्लिस, या फिर मस्ट बी कोरोबोरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स, या फिर नीड नॉट बी कोरोबोरेटेड बट कोरोबोरेशन इज रिक्वायर्ड एज अ रूल ऑफ गाइडेंस, या फिर आइदर ए और सी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मतलब कोई भी टेस्टिमनी है अकम्प्लिस की तो उस पर एक्ट किया जाए या उसे एक्सेप्ट किया जाए, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है उसको कोरोबोरेट करने की, लेकिन कोरोबोरेशन यूजुअली किया जाता है एज अ रूल ऑफ गाइडेंस या रूल ऑफ प्रूडेंस। लेकिन नहीं भी किया तो ऐसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं हो जाएगी पूरी, बट एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस किया जाता है कोरोबोरेट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इंडियन पिनल कोड से पूछा गया है कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड कन्फर्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। कौन सा सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का जो देता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन? अब यहां देखिए, यहां बहुत रेंज है। जैसे यहां 10 और 11 दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ 3 और 4 दे रखा है। जो थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ के गया होगा ना आईपीसी को, या ढंग से तैयारी करके गया होगा, तो वो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर देगा। यार मेरे को इतना पता है ये सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 यहीं पर है, उससे आगे नहीं है, तो ये 10, 11, 14 ये तो बहुत आगे, ये दोनों तो गलत है। अब या तो उसको कन्फ्यूजन होएगा सेक्शन नंबर 5 में, और या फिर उसको कन्फ्यूजन होगा सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर। अब यहां पर भी वो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाए तो एक सेक्शन में नहीं, 2 सेक्शन के अंदर दे रखा है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो अगर उस एक लॉजिक को वो लगाए तो भी वो आंसर सही बता सकता है। तो यहां पे केवल आपका सेक्शन 5 दे रखा है, लेकिन यहां पे 2 सेक्शन एक साथ दे रखे हैं, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सेक्शन 3 और 4। समझ आया? इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, आराम से हो जाएगा। चलिए मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फिर से आपके लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, 30 सेकंड अब आपके काम आएंगे। पहले तो वेस्ट ही हो रहे हैं आपके सेकंड्स, 5-5, 10-10 सेकंड में जवाब बता दे रहे हो, क्या ही काम 30 सेकंड देने का। पढ़ो ये, इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 आईपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। अगर हम कॉमन इंटेंशन के संदर्भ में बात करें विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है? बताइए। द मेंबर्स ऑफ द मॉब आर प्रिज्यूम टू हैव कॉमन इंटेंशन फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड। द केस एक्सक्लूडिंग गैंग रेप केसेस, इट इज नेसेसरी फॉर द कॉमन इंटेंशन टू बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड individual acts of the accused by direct evidence, या फिर in gang rape cases it is not necessary for common intention to be from beginning, it can be developed at the last minute before the committing of offense। क्या होगा सही आंसर? so the correct option, the correct answer for question number 56 is option number D। ठीक है जी, कॉमन इंटेंशन पढ़ के जाना। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत पूछा जाता है, पढ़ के जाना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज रिलेटेड टू
मैग्नॉटन्स केस। मैग्नॉटन्स केस से रिलेटेड कौन सा है? ये आपका जनरल एक्सेप्शंस जो है ना आईपीसी के, उनमें दे रखा है। तो बताओ मैग्नॉटन केस किससे रिलेटेड है? इन्फेंसी से, इंसेनिटी से, कंसेंट से, या फिर इंटॉक्सिकेशन से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका मैग्नॉटन केस जो है वो इंसेनिटी से रिलेटेड है। और आपको पता है ना, लॉ के अंदर, आईपीसी के अंदर लीगल इंसेनिटी होता है, मेडिकल इंसेनिटी नहीं। लीगल इंसेनिटी होना चाहिए, पता है आपको अच्छे से, आई नो। चलिए, बहुत सिंपल सवाल, ये भी आईपीसी का है, बहुत ही कोर एरिया से पूछा गया है। आपका सेक्शन 299 जो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की, मर्डर की, इनसे बात करता है। कोर एरिया ना आपका ये आईपीसी का। सो द मेंस रे रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी इज, जो मेंस रे रिक्वायर्ड है, गिल्टी माइंड रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी इज इंटेंशन और नॉलेज, इंटेंशन और नेग्लिजेंस, इंटेंशन और रेकलेसनेस, या फिर नेग्लिजेंस और मैलिस। क्या होगा इसका सही उत्तर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग जो मेंसरिया रिक्वायर्ड है वो इंटेंशन और नॉलेज है। प्रोविजन में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान आ रहा है प्रोविजन, बिल्कुल सीधा सीधा। चलिए, टाइमर शुरू, फटाफट पढ़ो। नीलेश थ्रेटन्स टू सेट अ सेवेज डॉग एट रिया। नीलेश एक लड़का है जो थ्रेटन करता है, रिया एक लड़की है उसको, कि एक सेवेज यानी एक खूंखार सा कुत्ता छोड़ देगा उसके ऊपर। करते ना कुत्ते को ऐसे शू कराते हैं काटने के लिए, ऐसे कर देगा वो। सो इफ रिया गोज अलोंग अ पाथ विच रिया हैज अ राइट टू गो, नीलेश थ्रेटन करता है कि वो एक सेवेज डॉग रिया के ऊपर छोड़ देगा अगर रिया उस पाथ से या उस रास्ते से जाती है जिस पर जाना रिया का राइट है। तो क्या माना जाएगा? ये कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, या हर्ट का ऑफेंस हुआ है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का ऑफेंस हुआ है, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस हुआ है। क्या माना जाएगा? तो देखो, हर्ट तो है ही नहीं, हर्ट तो हुआ ही नहीं उसको किसी भी तरीके का, अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो। नो ऑफेंस भी नहीं होगा भाई, जाने का अधिकार है, वहां से रोक रहा है उसको। अब आता है कंफ्यूजन की रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होगा या कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट होता है जब आप बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर आप हो जाते हो और उससे बाहर नहीं जा पाते हो। कमरे में बंद कर दिया या ऐसी जगह बंद कर दिया कि चारों तरफ से बंद हो गए। अब इसमें क्या है, केवल एक रास्ता ब्लॉक हुआ है, तो इधर से मत जाओ, यूं घूम के जाके फिर आ जाओ, बाकी जगह तो खुली है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, टाइमर शुरू, जवाब बताइए। ये जेजे एक्ट से रिलेटेड है। पनिशमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल और चाइल्ड एम्प्लॉय अमाउंट्स टू, पनिशमेंट बतानी है अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी जुवेनाइल या चाइल्ड एम्प्लॉय का, कितनी पनिशमेंट होगी बताओ। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज समय की समाप्ति। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ऑल्सो फाइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए जवाब। विच सेक्शन ऑफ द जेजे एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। कौन सा प्रोविजन है जेजे एक्ट का जो बोर्ड के प्रोसीजर से डील करता है, उससे रिलेटेड बात करता है? सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 5 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बात करता है, यानी कि सेक्शन नंबर 7 बात करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये हो गया टाइमर शुरू।
Which of the following court is empowered to try the offense relating to dishonor of check? एनआई एक्ट से रिलेटेड सवाल आ गया है ये आपका। इसमें से कौन सा कोर्ट है जो डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड जो ऑफेंस हुआ है उसको ट्राई करने का एम्पावर्ड है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बैंक, ऑम्बड्समैन या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ इसका आंसर। सो क्वेश्चन 62 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एनआई कोर्ट होते हैं ना राजस्थान में, आपने देखा है अलग से एनआई कोर्ट होते हैं, तो जो नए नए मैजिस्ट्रेट सेलेक्ट होते हैं, नए नए आरजे सेलेक्ट होते हैं, उनको जनरली एनआई कोर्ट में लगाया जाता है, एनआई कोर्ट मिलते हैं उनको। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड। That before the Limitation Act of 1963, which Limitation Act was being followed in Indian courts and tribunals? 1963 में 1963 के अंदर वंस अपॉन अ टाइम जब आपका लिमिटेशन एक्ट आया 1963 में, उससे पहले, उसके आने से पहले यानी कि 1963 के पहले से जो इंडियन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन सा लिमिटेशन एक्ट फॉलो कर रहे थे? 1859 का, 1871 का, 1908 का, या इनमें से कोई भी नहीं? तीनों ऑप्शन बेकार हैं, बताओ आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के आने से पहले जो हमारे भारतीय कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स थे वो फॉलो कर रहे थे इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 को। वेरी गुड, कई लोगों ने बताया होगा इसका सही आंसर, कुछ को नहीं आया होगा, अब ध्यान रह जाएगा, कोई बात नहीं, पेपर तो अभी हमारा 3-4 दिन बाद है, अब याद रह जाएगा देख के। बताइए, टाइमर शुरू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड है, इसमें से क्या नहीं है रिक्वायर्ड? फिर से ध्यान रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ढंग से पढ़ना सवालों को, वरना आंसर आता हुआ भी गलत कर आओगे, सिलेक्शन रुक जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं है एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए? कि वो राइटिंग में होना चाहिए, मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, साइंड बाय द पर्सन कंसर्न्ड होना चाहिए, या फिर इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड होना चाहिए? बताओ इसमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं है एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के रिलेशन में, रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। ये जरूरी नहीं है, बाकी तीनों चीजें जरूरी है कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट होने के लिए राइटिंग में होना चाहिए, एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड से पहले हो जाना चाहिए, और जो कंसर्न पर्सन है उसके साइन होने चाहिए। पर फोर्थ वाला इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस सवाल के हिसाब से सही जवाब आपका डी होगा, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। चलिए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सवाल आ गया है, टाइमर हो गया है शुरू। बताओ, एज पर सेक्शन 8 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, अ लैंडलॉर्ड मे लेट आउट द प्रीमाइसेस फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए कर सकता है? सेक्शन 8 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग जो लैंडलॉर्ड है अपनी प्रीमाइसेस को लेट आउट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग, बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 इयर्स से ज्यादा नहीं कर सकता, है ना, 3 साल है इसका सही आंसर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपको शुरू हो चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑथर्ड द मेजॉरिटी ओपिनियन इन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश 2022 का जजमेंट है, वेयर इट वाज हेल्ड दैट द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट was sexual intent and not skin to skin contact। ये skin to skin contact, skin to skin touch करके बहुत फेमस हुआ था ये जजमेंट, ध्यान होगा आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश रागड़े का जजमेंट था ये। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? जस्टिस यू ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, या फिर जस्टिस रविंद्र भट्ट? क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आना ही चाहिए सवाल आपको, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सो
द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। बाकी तीनों मेल जजेस हैं, ये एक फीमेल जज हैं जिन्होंने बात कही थी, ठीक है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड है। सिंपल सा सवाल, 10 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे इसका। इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर द रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स हैज बीन डेल्ट विद। बताओ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन है जिसके अंदर जो रिलीज्ड ऑफेंडर है उसके कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पे करने से रिलेटेड बात कही गई है। कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको कंपेल करे पे करने के लिए। कौन सा सेक्शन है? 4, 5, 6 या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर ये बात बोली गई है। क्लियर है जी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमर हो चुका है आपका शुरू। बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which of the following interpretations of the Constitution regarding the utility of directives are found to be correct? पहला है, even though the implementation of a directive principle may cause hardship to a few individual, it should be upheld in the larger interest of the community. And the next is, in the view of the absolute prohibition of consumption of liquor in Article 47, there cannot be any fundamental right to the manufacturing and sale of intoxicating liquor. बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट और सेकंड, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी नहीं, दोनों गलत हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है। फटाफट सवाल पढ़िए, टाइमर शुरू हो चुका है। अंडर सेक्शन 39 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द प्रोविजन इज मेड फॉर द ट्रांसफर वेयर अ थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। In this context, the court held that right of maintenance even of the Hindu widow is an identified right which falls short of a charge. This was decided in the case of, बताइए ये बात कौन से केस में डिसाइड करी गई थी? रामानंद वर्सेस रंगम्मल, राम कुमार वर्सेस रामदाई, रचवा वर्सेस शिवयोगदा, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन से जजमेंट में करी गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद वर्सेस रंगम्मल। ठीक है जी, चलिए हमारा 100 में से 70 क्वेश्चन लॉ के होते हैं, तो ये लॉ का आखिरी सवाल, फिर हमारे लैंग्वेज के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर। ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 106 से रिलेटेड है। That the provision of section 106 of transfer of property act applies to, किस पे अप्लाई होता है बताइए? All notices in the pursuance of which any suit or proceeding is pending at the commencement of the amendment of 2002, या फिर all notices which have been issued before the commencement of the amendment act 2002 but where no suit or proceeding has been filed before such commencement. Both A and B are correct, या फिर none of the above। बताइए इसका आंसर। So the correct answer to this question is option number C, यानी कि both A and B are correct। ये भी सही है और ये भी सही है। So I hope 70 क्वेश्चन हमने अभी तक लॉ के डिस्कस किए हैं। आपको 70 में से मुझे लगता है 60 प्लस क्वेश्चन आराम से आ गए होंगे, और कुछ जो आपको 8-10 क्वेश्चन नहीं आए हैं अब ये वीडियो देख के आपको आ जाएंगे, और आपसे एग्जाम में अगर इनमें से कोई पूछ लिया गया, जो कि मुझे पक्का पता है कि ये जो हम मॉक करा रहे हैं आपको सॉल्व, एक जनीश सर ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, आज मैं करा रहा हूँ, एक मॉक और आएगा आपका, तो इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेन आरजीएस फिल्म्स के पेपर में आने वाले हैं, फंसने वाले हैं, देख लेना आप। तो अच्छे से ये तीनों वीडियोस आप देख के जाना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में इनमें से, और ये 70 में से आपको 60 प्लस क्वेश्चन आई एम डैम श्योर आपको आ गए होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है, और आपको
60 प्लस क्वेश्चन, ये 70 में से आराम से आ गए होंगे। चलिए अब हम लैंग्वेज वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पहले आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ये आपका टाइमर हो चुका है शुरू। फटाफट पढ़ो, जवाब बताओ। वी हैड टू काउंट द मनी, चेंज द वॉइस इन द सेंटेंस गिवन अबाउ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब ये जो सेंटेंस है आपका, वी हैड टू काउंट द मनी, इसकी वॉइस चेंज करो। वॉइस मतलब एक्टिव है तो पैसिव करो, पैसिव है तो एक्टिव करो, एक्टिव पैसिव में चेंज करो। सो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट मुझे बताते जाओ आप। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द मनी हैड टू बी काउंटेड बाय अस। ठीक है, चलिए अगला सवाल, टाइमर है आपका शुरू। आई डोंट हैव डैश मनी विद मी, क्या होगा सही आंसर? एनी मनी, अ फ्यू मनी, मैनी मनी या नन ऑफ द अबव? बताइए 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई डोंट हैव एनी मनी विद मी। ठीक है जी, चलिए इसमें तो 30 सेकंड चाहिए ही नहीं, 10-10 सेकंड के सवाल हैं ये। चलिए ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, अब इसमें से बताओ कि कौन सा वाला करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इनमें से। इमेंसिपेशन, बताओ कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग सही दे रखी है? 73 का क्या आंसर होगा? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट स्पेलिंग है इस वर्ड की, इमेंसिपेशन की। ठीक है जी, चलिए अब ये जो आपको एक वर्ड दे रखा है सीटोफोबिक, इस वर्ड का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। ये जो वर्ड आपको दे रखा है सीटोफोबिक, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, करेक्ट वो आपको बताना है। वन हु इज अफ्रेड ऑफ फूड, वन हु इज अफ्रेड ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, वन हु इज अफ्रेड ऑफ न्यू सिचुएशन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑप्शन नंबर ए, वन हु इज अफ्रेड ऑफ फूड, वो कहलाता है सीटोफोबिक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, टाइमर शुरू। सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका, क्यूरिंग फेवर। सो ये जो एक इडियम है, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। सीरिया इज नाउ क्यूरिंग फेवर विद अमेरिका, इस इडियम का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। सही अर्थ क्या होगा? दैट सीरिया इज प्लीजिंग अमेरिका, या सीरिया इज फेवरिंग अमेरिका, या ऑब्लाइजिंग, या इनग्रेटिंग इटसेल्फ विद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑप्शन नंबर डी, इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइमर हो चुका है शुरू। द क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट कम्स क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड हिस्ट्रियोनिक। ये जो आपका वर्ड है हिस्ट्रियोनिक, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए इज रिलेटिंग टू द स्टेज और एक्टर्स, हिस्टोरिकल इवेंट, मेमोरेबल इवेंट, या फिर एंशिएंट लिटरेचर। क्या होगा सही आंसर इसका? फटाफट बताइए मुझे। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑप्शन नंबर ए, यानी हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द स्टेज और एक्टर्स। रंगमंच होता है ना आपका, थिएटर, स्टेज, रंगमंच से रिलेटेड कुछ ना कुछ। चलिए टाइमर शुरू। सवाल है आपके सामने, व्हेन ही डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ही डैश हिज मेंटोर, क्या होगा सही आंसर? बताइए फटाफट, क्या ऑप्शन सही होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्हेन ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ही हैड ऑलरेडी मेट हिज मेंटोर। ठीक है जी,
चलिए अगला सवाल, टाइमर शुरू। समवन गेव हर अ बुलडॉग, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन गेव हर अ बुलडॉग, बुलडॉग एक ब्रीड है डॉग्स की, देखा होगा आपने, देखने में बहुत ऐसा खूंखार सा लगता है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलिए और सही उत्तर बताइए कौन से ऑप्शन में होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 78 का क्या ऑप्शन सही होगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समवन गेव हर अ बुलडॉग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर बाय समवन। डन है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 79, टाइमर हो चुका है शुरू। A miss is as good as a mile. Pick out the meaning of the proverb. ये जो आपका proverb है, a miss is as good as a mile, इसका मीनिंग क्या होगा proverb का। Never criticize a gift, या फिर one must learn how to do things gradually, या फिर failure is a failure, या फिर nothing can be gained without effort। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। So the correct answer to question number 79 is option number C. Failure is a failure. ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, टाइमर हो चुका है शुरू, बताइए जवाब क्या होगा इसका। Don't litter dash the streets, choose the correct preposition. Don't litter over the streets, don't litter about the streets, don't litter across the street, या फिर don't litter above the street। क्या होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑप्शन नंबर बी, don't litter about the street। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट मुझे इसका जवाब बताइए। द डैश chapters are lacking in interest, the later chapters are lacking in interest, the latter, the latest या the last, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। so the correct answer to question number 81 is option number B, the latter chapters are lacking in interest। lacking interest मतलब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा यार, और लेटर क्या होता है, बाद वाले एक तरीके से, है ना, सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है। चलिए टाइमर शुरू। टाइगर्स वोंट अटैक डैश दे आर हंग्री, जब तक टाइगर्स भूखे नहीं है वो अटैक नहीं करेंगे। सही बात है यार, ध्यान रखना चाहिए जंगल में जाओ तो, कहते ना भूखे शेर के सामने आ गए तो वो शेर छोड़ता नहीं है, फिर ऐसा ही कुछ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइगर्स वोंट अटैक डैश दे आर हंग्री, तो टिल दे आर हंग्री, अनलेस दे आर हंग्री, इफ दे आर हंग्री, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑप्शन नंबर बी, टाइगर्स वोंट अटैक अनलेस दे आर हंग्री। चलिए अगला सवाल, टाइमर शुरू। Which of the parts of the given sentence contains an error, बताओ इसमें से कौन सा पार्ट है ये एक सेंटेंस का जिसके अंदर एरर है। One of my sister lives near the Indian Gate in New Delhi, बताओ इसमें से कौन सा गलत है। So the correct answer for question number 83 is option number A, वन ऑफ माई सिस्टर्स आएगा यहाँ पे, ये इसमें एरर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84, टाइमर शुरू, एंड द क्वेश्चन इज प्लीज प्लेस द बुक डैश द डेस्क, अपॉन द डेस्क, ऑन द डेस्क, इन द डेस्क, या ओवर द डेस्क। क्या होगा इसका सही जवाब। So the correct answer for question number 84 is option B. Please place the book on the desk. चंगा जी, चलो पढ़ो सवाल।
हैव हर्ड लर्नेड डैश अपियरिंग फॉर द पार्टीज। ये ऑनरेबल जजेस जो होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं जब अपना जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं पार्टीज़ को सुनने के बाद। ये लाइन आपको जजमेंट्स में हमेशा लिखी हुई मिलेगी कि दोनों पक्षों को, पार्टीज़ को, उनके एडवोकेट्स को सुनने के बाद हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं ऐसे करके। तो उसमें क्या वर्ड आएगा? हर्ड लर्नेड, काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज, काउंसिल्स या नन ऑफ द अबव। बताइए इनमें से क्या सही होगा आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85 इज ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल। दिस इज द राइट वर्ड। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के समाप्त हो गए। अब आपके आखिरी 15 क्वेश्चन बचे हैं हिंदी के। फटाफट हम इनको भी देख लेते हैं। टाइमर शुरू कर रहा हूं, जल्दी से मुझे जवाब बताते जाओ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मतलब इसमें से ये जो 4 हैं, एक सही तरीके से लिखा गया, मतलब स्पेलिंग वगैरह, मात्रा वगैरह एकदम करेक्टली शुद्ध लिखा गया है, उसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है, बाकी 3 की अशुद्ध है। तो बताओ इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो प्रश्न 86 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। थोड़ा थोड़ा हिंदी आ गई, अब हिंदी आती है ना, बोलने में भी हिंदी आ गई। सो 86 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये सही तरीके से लिखा गया है। चिन्ह, चिन्ह यानी सिंबल होता है ना, साइन या सिंबल, बाकी तीनों ये गलत लिखे गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा वाक्य है? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, बाकी 3 में है, एक में नहीं है, तो वो कौन सा है बताइए? उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87 इज ऑप्शन नंबर डी। ये करेक्ट है। गोपनीय और रहस्य यहाँ एक साथ नहीं आता, जितना मेरे को बताया मैं आपको बताता चलता हूँ। गोपनीय और रहस्य एक साथ नहीं आता। अच्छा सज्जन, ऐसे नहीं, सज्जन का मतलब अपने आप में ही अच्छा इंसान होता है। खूब ठंडा बर्फ, बर्फ ठंडी होती है, सबको पता है। ये तीनों गलत हैं, ये वाला सही है। ठीक है, ये तो देखने से पता लग रहा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज, आई एम अगेन स्टार्टिंग द टाइमर। शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है? शक्ति जो शब्द है उससे बनने वाला विशेषण क्या होगा बताओ? शक्तिम, शाक्त, अशक्ति या साक्त, क्या होगा इसका आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 89, टाइमर स्टार्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? समझ आया? अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका, इसमें से कौन से तरीके की क्रिया है इस वाक्य में? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑप्शन नंबर ए। ये अकर्मक क्रिया है आपकी। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपट खुलना, इस मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन। इनमें से उक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से फॉर द मुहावरा अंतरपट खुलना? बताओ क्या मतलब होता है इसका? प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त होना, भेद खुलना या स्वागत करना? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त होना। तो अंतरपट खुलना का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। तो एकदम अंदर के दरवाजे खुल गए हमारे, तो कहते ना एकदम अंदर के दरवाजे खुल गए, अंतरपट खुल गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द टाइमर इज स्टार्टेड। बसंत की कोकिल
मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बताओ ये जो मुहावरा है आपका बसंत की कोकिल, इसका क्या मतलब होता है? सौंदर्य प्रेमी, यदा कदा प्रकट होने वाला, अवसरवादी, या वैभवशाली का गुणगान करने वाला। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91 इज ऑप्शन नंबर डी। वैभवशाली का गुणगान करने वाला होता है बसंत की कोकिल। ठीक है, कभी कभी प्रकट होने वाला तो ईद का चांद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, आई हैव स्टार्टेड द टाइमर। पथ भ्रष्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। पथ भ्रष्ट जो ये शब्द है, बेसिकली जो अपने रास्ते से भटक जाता है, पथ भ्रष्ट होता है वो। ये कौन से तरह का समास होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, या द्वंद्व होगा? बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट मुझे बताओ। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अब ये जो वाक्य है आपका, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था, ये किस तरीके का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तीनों बेकार। बताओ 93 का सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक सरल वाक्य है, ना संयुक्त है ना मिश्र है, सरल वाक्य है ये। ठीक है, चलिए ये आपका समानार्थी शब्द पूछ रहा है। अब देखो, परिणति का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 94। परिणति, इसका समानार्थी यानी एक तरीके से सेम मीनिंग वाला सिनोनिम क्या होगा? अंत, परित्राण, परिणय, या अवशिष्ट? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑप्शन नंबर ए, अंत। परिणति का मतलब अंत। चलिए अगला सवाल। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ इनमें से। पादप, तात, भृत्य, या श्रमिक? क्या होगा दास शब्द का पर्यायवाची? बताइए। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑप्शन नंबर सी। जो भृत्य होता है वो पर्यायवाची होता है दास का। श्रमिक पता ही है आपको, श्रम करने वाला मजदूर। तात पिता को कहते हैं। पादप शायद आपका कमल को कहते हैं जितना मुझे ध्यान है, बाकी इसका सही आंसर होगा दास का पर्यायवाची होता है भृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्रोध शब्द का सही विलोम शब्द बताओ। क्रोध पता है ना, गुस्सा, उसका सही विलोम बताओ। विलोम मतलब अपोजिट। कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, या सहयोग? क्या होगा क्रोध का विलोम यानी कि अपोजिट? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96 इज ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोध का विलोम यानी अपोजिट होगा क्षमा करना। किसी पे क्रोध करना, किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, 96 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका। लो 30 सेकंड पूरे, जवाब बताओ। दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटि है, त्रुटि यानी कुछ गड़बड़ गलतियां हैं, और कुछ ठीक है। जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। ठीक है, बेसिक सा बताना है, इसमें से किस में गलती है उसको बताओ। अगर किसी में गलती नहीं है तो डी ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो पहला है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए।
बताओ इसमें गलती है, ए में, बी में गलती है, सी में गलती है, किसी में नहीं है तो ऑप्शन डी अपन सेलेक्ट करेंगे। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक देशवासी आएगा यहां पे, देशवासियों नहीं आएगा। चलिए मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 98, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब इनमें से कौन सा शुद्ध है, ध्यान रखना शुद्ध पूछा है। ये बताओ, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र हैं। बताओ अब इसमें से क्या सही होगा। So the correct answer for question number 98 is option number D. उनके एक पुत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। व्याकुल शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मतलब ये जो शब्द है आपका व्याकुल, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या अयादि संधि। बताओ व्याकुल में कौन सी संधि है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99 इज ऑप्शन नंबर बी, यण संधि है व्याकुल के अंदर। ठीक है जी, यण संधि होती है व्याकुल के अंदर। And the last question for this mock test paper, question number 100, here comes on your screen. I have started the timer. नाविक शब्द की आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि नाविक का क्या होगा। नाव धन इक, ना धन इक, नो धन इक या फिर नौ धन इक। और मुझे साथ में ये भी बताना है कि नाविक वाली संधि कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। The correct answer for question number 100 would be option number D, नौ धन इक। ये होता है आपका नाविक का संधि विच्छेद। और कौन सी संधि है ये आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो ये था आपका मॉक टेस्ट पेपर सेकंड। इसके अंदर आरजीएस पैटर्न पे 100 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए थे। अच्छे से पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न देख के, अलग अलग जगह से रिसर्च करके ये सवाल आपके लिए सेलेक्ट किए, जो हमें लगता है कि आपके आएंगे पेपर में इनमें से बहुत सारे सवाल। सो आपके टोटल 3 मॉक यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे हमारे द्वारा। 2 आपके हो चुके हैं, ये दूसरा था, एक और कराया जाएगा। आप सारे के सारे मॉक देखिए, टोटल सारे मिला के आपके 300 सवाल हो जाएंगे 3 मॉक के। और उसमें से आपको पक्का काफ़ी सारे सवाल आपके जो 27 तारीख को आरजीएस प्रीलिम्स होने वाला है उसके अंदर मिलने वाले हैं आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सारा कुछ आपके लिए यूजफुल रहे। हम आपके लिए जो ये थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे, इसी सोच के साथ ये आपके लिए वीडियोस बनाए गए हैं मॉक वाले। सो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। करो या मरो की सिचुएशन है, हथियार नहीं डालने हैं, लाइटली कुछ भी नहीं लेना है। खासकर कि उनको जो फ्रेशर्स हैं या जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, आपके लिए ये वाला अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं निकले तो हो सकता है फिर 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़े जब तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। तो पूरी अपनी जान लगा दो इस अटेम्प्ट के अंदर, और देखो आप पूरे अच्छे से पेपर दोगे, अच्छे से तैयारी के साथ जान लगा दोगे अपनी, तो कौन आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। ज़रूर आप क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम। चलिए, तो अच्छे से तैयारी करिए, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, PYQs, मॉक वगैरह इस पे मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।